एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि जानते हैं कि हमारे एग्जाम को बहुत कम समय है और मैं आपको व्याकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी डेली, जो आपके एग्जाम के लिए 100% बेनिफिशियल रहेंगे। तो आज की क्लास में भी मैं आपको हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन करवा रही हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिए और समझिए। ये क्वेश्चन है बहुत डिफिकल्ट लेवल के हैं और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। यदि मुझसे कोई एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना और उसका आंसर भी साथ में लिख देना। ठीक है, तो उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें आपके जो लास्ट ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा विलोम शब्द, और मैं आपको यही कहना चाहूंगी विलोम शब्द जरूर करके जाइए। ठीक है, विलोम शब्द अच्छे पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव पार्ट में भी और हमारा जो जर्नल पार्ट है वहां पर भी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया विलोम शब्द में जो संबंध में कौन सा युग्म असंगत पूछा गया है। और एक आपको एग्जाम जैसे नियर है, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो ये देख लेना कि यहाँ पर संगत पूछा गया है या असंगत पूछा गया है। एस्टेट का पैटर्न रहता है कि वो नहीं वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, तो सबसे पहले पेन उठाना है और पेन के साथ उसके नीचे अंडरलाइन या सर्कल कर लेना है। ठीक है, इससे आपको माइंड के अंदर ये रहेगा कि पूछा क्या है। ठीक है, सबसे पहले टिप्स यही है कि आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, असंगत। अब असंगत पूछा गया तो सबसे पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, घमंडी और विनीत दोनों ही बिल्कुल अपोजिट हैं। घमंडी का अर्थ होता है अभिमानी और विनीत का अर्थ होता है विनम्र स्वभाव। ठीक है, तो ये बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल ठीक है ये आंसर। ठीक है, आगे है चिरायु और दीर्घायु। दूसरा ऑप्शन देखते ही हमें पता लग गया कि ये असंगत है। क्यों? चिरायु और दीर्घायु ये क्या है, समानार्थी है, पर्यायवाची है। ठीक है, क्या है ये, समानार्थी शब्द है। ठीक है, तो या पर्यायवाची भी बोल सकते हैं, तो इसलिए ये क्या है हमारा, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों समानार्थी हैं, दोनों का एक ही अर्थ है, चिरायु मतलब लंबी आयु और दीर्घायु का अर्थ भी है लंबी आयु। ठीक है, उसके बाद है हमारा थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पर देख लीजिए कि आप तब की बार एग्जाम में पूछ लिया जाए। तारुण्य होता है और वार्धक्य होता है। तारुण्य का अर्थ होता है जवान। ठीक है, जवान या जवानी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और वार्धक्य का अर्थ होता है बुढ़ापा। ठीक है, क्या अर्थ होता है, बुढ़ापा। ये भी आपने अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन, तत्पुरुष समास में कौन सा समस्त पद अपने युग्म के साथ सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया, सुमेलित नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो सुमेलित जैसे ही आपने पहले अंडरलाइन कर लेना है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो गुरु दक्षिणा पूछा गया पहला ऑप्शन, इसमें क्या बताया गया, संबंध तत्पुरुष है या नहीं है हमें बताना है। ठीक है, सुमेलित नहीं है ये बताना है। देश आटन, देश में आटन। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। अधिकरण तत्पुरुष यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। रेखांकित, रेखा से अंकित, रेखा से अंकित कर देना बिल्कुल सही है। कर्ण के लिए हमसे जो विभक्ति है इसका प्रयोग करते हैं। देश से निर्वासित, देश से निर्वासित कर देना। ठीक है, देश से निर्वासित, देश से निकाल देना, निर्वासित कर देना। और ये अपादान समास बिल्कुल सही है, क्योंकि अपादान समास या अपादान विभक्ति वहीं पर प्रयोग की जाती है जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति के अंदर या तो तुलना हो रही हो या फिर उन दोनों के बीच में क्या तुलना और या फिर अलगाव हो रहा हो। ठीक है, जैसे व्यक्ति शेर से डर गया, यहाँ पर क्या है, डर हो गया। ठीक है, ये भी हमारा तत्पुरुष के अपादान तत्पुरुष के अंदर आता है और विभक्ति में भी अपादान के अंदर आता है। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, दोनों क्या, पेड़ से पत्ता क्या अलग हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, अपादान कारक है। ठीक है, तो अलगाव वाली, तुलना वाली जगह में, डर वाली जगह में हमेशा अपादान तत्पुरुष होगा। उम्मीद करते हैं तीनों पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसमें गलत कौन सा है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत है। क्यों है, गुरु के लिए दक्षिणा होना चाहिए था और के लिए। ठीक है, इसमें क्या होना था, गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है, गुरु के लिए दक्षिणा, यहाँ पर के लिए काट दिया गया है। और के लिए आप अच्छे से जानते हैं संप्रदान तत्पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर संबंध नहीं होता, संबंध का, के, की, रा, रे, री के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमारा, आप अच्छे से समझ गए, हमारा ऑप्शन ए होगा। और उम्मीद करती हूँ तीनों ऑप्शनों को भी मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। और यदि आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा संधि शब्द अपने युग्म से सम्मिलित नहीं है। थर्ड क्वेश्चन पे आ गए, इसमें भी नहीं पूछा गया है। ठीक है, और ये 2022 वाला हमारे पेपर से लिया गया क्वेश्चन। ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चन वहीं से हैं।
तो सुमेलित नहीं है पूछा है, ठीक है। सबसे पहले पूछा है अजंत, देखते ही पता लग रहा है कि ये हमारी विसर्ग संधि है, ठीक है, सॉरी व्यंजन संधि है। व्योवृद्ध विसर्ग संधि का मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है, ये पूछा ही जाता है। व्योवृद्ध हम जानते हैं कि विसर्ग संधि के अंदर आता है। महोदर्य, महोदर्य, ठीक है, यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई है, ये शब्द ऐसे लिखा जाएगा महोदर्य, ठीक है, ये है यहाँ पर, दोबारा लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर क्या आएगा महोदर्य, ठीक है। और ये हमारा विसर्ग विरिद्धि संधि है, बिल्कुल सही है, ऊपर दो आए हुए हैं तो ये क्या है, विरिद्धि संधि है। तेजोपुंज ही हमारा क्या है, यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तेजोपुंज गुण संधि नहीं है, हमारा क्या है, विसर्ग संधि है, क्योंकि जब हम तेज और पुंज को अलग करते हैं तो धन आएगा, यहाँ पर तेज धन विसर्ग आएगा, ठीक है। तेज के साथ क्या आएगा, विसर्ग आएगा, और पुंज, ठीक है, और पुंज क्या हो गया, हमारा दूसरा शब्द हो गया। जब हम संधि को तोड़ते हैं तो ऐसे ही विग्रह करते हैं, ठीक है। अब जब हमारे दो वर्ण मिलते हैं तभी तो संधि बनती है, और जब हमारा विसर्ग और ऊ मिलेगा तो ओ बन जाता है, क्या मिल जाता है, ओ बन जाता है। तो यहाँ पर क्या है, तेजोपुंज क्या है, हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो अजंत है ये देख लीजिए, ये हमारा व्यंजन संधि है, और जैसे इसके संधि तोड़ेंगे तो क्या आएगा, अच धन अंत आएगा, ठीक है, अच धन अंत, ठीक है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट हमारी विसर्ग व्यंजन संधि है। जब भी क्या है, यहाँ पर आधा व्यंजन और यहाँ पर आ, ठीक है, जब ये दोनों मिलते हैं तो ये क्या है, ये च है ना अपने तीसरे शब्द में बदल जाता है, ठीक है। जब च मिलता है ना अपने अ किसी स्वर के साथ मिलता है, या फिर अपने वर्ण के तीसरे या चौथे शब्द के साथ मिलता है, या फिर य र व के साथ मिलता है, तो ये क्या बन जाता है, अपने तीसरे में बदल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर च आधा है तो अ के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, अजंत बन जाएगा, ठीक है। एक बार से मैं इस रूल को लिख रही हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको, पर मैं आपको समझा देती हूँ। जब भी आपको क, फिर आता है च, फिर आता है क च ट, फिर आता त, और आता है फिर प, ठीक है। इनको अच्छे से देखो, जब इनका मेल, ठीक है, किसी तीसरे वर्ण से, जैसे ग हमारा तीसरा वर्ण हो गया, ठीक है, क ख ग घ हो गया, च छ ज हो गया, झ हो गया, ठीक है। तो ये जब हमारे ये कभी तीसरे वर्ण से मिले, चौथे वर्ण से मिले, और या फिर किसी एक और मैं ऐड कर देती हूँ, किसी स्वर से मिले, ठीक है, किसी भी स्वर से मिले, जैसे यह चा अ से मिला है, और एक और ऐड कर लो, जब ये य र ल और व से मिले तो ये क्या होता है, ये अपने तीसरे में बदल जाता है। यहाँ पर देखो चा किस में बदल गया था, उसमें बदल गया था, ज में बदल गया था, ठीक है। मैं दोबारा से करके दिखा देती हूँ, अच धन और अंत, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा रूल मिला था, स्वर वाला रूल मिला था। च किसमें, ये च था और ये पहले वर्ण हो गए, इनका मेल आपने दिखाना है, तो ये क्या हो गया, च किसमें मिल गया, हमारा स्वर में मिल गया, और स्वर में मिलते ही ये किसमें बदल जाएगा, अपने तीसरे और चौथे वर्ण में, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, ठीक है। ये रूल है, ठीक है। तो हमारा ये विसर्ग संधि बिल्कुल सही है, और आप ना देखने में आपको ये लगेगा क्या समझा है, थोड़ा वीडियो को अच्छे करके देखने समझना कि मैंने आपको कितना अच्छा रूल बताया है। क च ट त प अपने तीसरे वर्ण में मिले, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में मिले, या फिर चौथे में मिले, या स्वर के साथ मिले, या र व ल के साथ मिले, तो ये अपने तीसरे में बदल जाते हैं, ठीक है। ये इस रूल को गांठ बांध लो, यदि मेरी क्लास आप अच्छे से ध्यान से देख रहे हैं तो, ठीक है, और समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा ग, क्योंकि मैंने आपको संधि नहीं करवाई और संधि को रूल के साथ करते हैं तो बहुत इजी होता है, देखते ही ये क्वेश्चन बन गया था, ठीक है। तो उसके मैंने आपको समझाने के तरीके से थोड़ा टाइम लग रहा है, पर ये क्वेश्चन देखते ही बन गया था। ग ल ब उक्त वर्णों का क्रम से उच्चारण स्थान पूछा गया है, उच्चारण स्थान वाला आप जरूर करके जाओगे, स्टार लगा लो, ठीक है। सभी का आप उच्चारण स्थान जरूर करके जाओगे। यहाँ पर ग का पूछा है तो ग हमारा सबसे पहले क वर्ग के अंदर आता है, क वर्ग में आता है ना, तो क वर्ग में आता है, ठीक है। तो क वर्ग हमारा क्या होता है, क से कंठ वर्ग होता है, ठीक है। तो कंठ हमें किस में दिख रहा है, तो तीसरे में दिख रहा है। उसके बाद ल हमारा वत्सरीय है, तो ये क्या है, दंत में आता है, ठीक है। र और ल हमारे किस में आते हैं, दंत में आते हैं, ठीक है। तो ब हमारा प फ ब ये ओष्ठ में आते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तीनों हमारे ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया हमारा बिल्कुल राइट हो गया यहाँ पर। उसके बाद है किस विकल्प में वाक्य पूर्वकालीन क्रिया का उदाहरण नहीं है, पूर्वकालीन क्रिया का उदाहरण नहीं है पूछा है,
ठीक है। पूर्वकालीन क्रिया क्या होते हैं यहाँ पर ये देख लीजिए। पूर्वकालीन क्रिया वो होती है किसी क्रिया को खत्म करने से पहले कोई दूसरी क्रिया होना, ठीक है। सीधे शब्दों में आपको समझा रही हूँ, सरल शब्दों में, किसी भी मतलब जो लास्ट पहली क्रिया की कोई काम पहले पूरा करना और उसके बाद दूसरा काम करना। जैसे मैं आपको पढ़ा कर खाना खाऊंगी, ये मैंने रियल एग्जांपल आपको दे दिया कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, तो मैं आपको क्या करूंगी, ये पढ़ा कर खाना खाऊंगी। ये अब पढ़ा कर पूर्वकालीन क्रिया है यहाँ पर और खाना खा रही हूँ बाद में, ठीक है। तो मैंने पहले काम कौन सा किया, आपको पढ़ाने का किया, ठीक है। ये मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे दिया, ठीक है। और ये कौन सी विधि है, यदि आप मुझे यदि आपने व्याकरण की दोनों विधियां की हैं, आगमन और निगमन, तो ये मैंने आपको कौन सी विधि के साथ उदाहरण समझाया, ये भी जरूर कमेंट करके बताना। यदि ना बता पाओ तो व्याकरण की जो विधियां हैं वो जरूर बताना, कि जो व्याकरण की जो हमारी विधियां होती हैं वो जरूर बता के जाना कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। मैं कमेंट का जरूर वेट करूंगी, किसने सही बताया ये भी देखूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा क्वेश्चन क्या था कि पूर्वकालीन क्रिया, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि खाना पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी उसके बाद खाना खाऊंगी, तो पढ़ाना पहले ये पूर्वकालीन क्रिया हो गया। अब आप क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे, ठीक है। राम खेलकर चला गया, ठीक है। राम पहले खेला फिर चला गया, दो क्रियाएं हैं, पहले खेलकर फिर चला गया, बिल्कुल सही है। उसके अंदर पूर्वकालीन क्रिया हो चुकी है और हमें वो ढूंढना है जिसके अंदर पूर्वकालीन क्रिया नहीं है। तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता, सीधा ही हमें आंसर मिल गया कि यहाँ पर एक ही क्रिया हो रही है, तुम्हें ऐसा काम करना कुछ भी शोभा नहीं देता, तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। तो ये सीता खाना बनाकर जयपुर जाएगी, पहला खाना बनाएगी फिर जयपुर जाएगी, पूर्वकालीन क्रिया क्या है यहाँ पर, खाना है। अध्यापक उदाहरण देकर छात्रों को पढ़ाते हैं, पहले उदाहरण देता है फिर छात्रों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारी पूर्वकालीन क्रिया है। हमसे तो पूछा गया था नहीं, तो नहीं वाला ऑप्शन ये होगा, ठीक है। और नहीं वाले ऑप्शन को बार बार कह रही हूँ अच्छे से देखना, ठीक है। उसके बाद नीम हकीम खतरे जान, उक्त लोकोक्ति का अर्थ क्या है, मुहावरे और लोकोक्ति से क्वेश्चन 100% आएगा, तो वो आप, मैं उम्मीद करती हूँ आप बिना पढ़े भी कर सकते हैं, ठीक है। नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम हो गया, थोड़ा उर्दू शब्द हो गया, ठीक है। जो जिसको कम ज्ञान होता है तो उसको क्या, जिसको मतलब कम ज्ञान होता है उससे क्या होता है, जान हमारी खतरे में ही पड़ती है। अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, इसका आंसर हमारा राइट बी बिल्कुल सही है। उसके बाद वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है, असंगत पर आप पेन उठाकर पहले आप सर्कल करोगे, ठीक है। तो असंगत पूछा है, ठीक है। जिसे वहन करना कठिन हो, क्या दिया है यहाँ पर, दुर्व्यय दिया है। जिसे किसी ने सूंघा न हो, अनाघ्रात, बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है हमारा दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोई काम करने की इच्छा हो गया चिकित्सा, बिल्कुल सही है। विजय प्राप्त करने की त्रिव इच्छाएं मैं आपको करवा चुकी हूँ 2022 वाले पेपर में, विजिगीषा, ठीक है। ये तीनों यहाँ पर क्या सही है और इन तीनों पर स्टार लगा लो। आप यदि क्लास देख रहे हो तो इन तीनों को याद करके जाओगे, क्योंकि यदि आप अभी एग्जाम में आ गया तो ऑप्शन को आप देखते ही काट दोगे, ठीक है। सूंघना, जिसे कभी न सूंघा हो, जिसे किसी ने न सूंघा हो उसे बोलते हैं अनाघ्रात, बिल्कुल अलग सा शब्द है, याद कर लेना, ठीक है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ये हमारा राइट होगा, क्योंकि ये गलत दिया हुआ है, असंगत ही हमें पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, क्यों होगा, जिसे वहन करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं, दुर्वाह कहते हैं, क्या कहते हैं, दुर्वाह कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दुर्व्यय गलत दिया हुआ है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प के शब्दों को वर्तनी अशुद्धि नहीं है, अशुद्धि नहीं है पूछा है, अशुद्ध नहीं पूछा, कि कौन से जो शब्द दिए इनमें कौन से शब्द हमारे शुद्ध हैं। सुधीजन और शताब्दी, ठीक है। सुधीजन में हमारा सुधीजन गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि जब भी हमारा सुधी शब्द जन के साथ जुड़ता है तो क्या बन जाता है, तो हमारा क्या, जन के साथ जुड़ने से ये ई है वो छोटी ई बन जाती है। आपको उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। साधुवाद, साधुवाद हमारा शब्द यहाँ पर ठीक है, और सुरसरी है वो गलत है। सुरसरी हमारा गंगा नदी के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर छोटी ई आती, मैंने आपको सही भी लिख कर दिखा दिया। उसके बाद हमारा तीसरे ऑप्शन में हमारा सुरबेसी गलत है, यहाँ पर सुरएच्छू होना था, सुरबेच्छू नाम कुछ शब्द होना था, और तो इसके अंदर हमारा आंसर होगा डी, क्या है, दोनों ही शब्द बिल्कुल सही हैं। चंद्रमौली हमारे शिव जी के लिए प्रयोग किया जाता है, और चंद्रमौली में ई छोटी ही आती है। पुत्र ऐषणा में क्या होता है, पुत्र ऐषणा भी बिल्कुल सही शब्द है, और ये हमारा वृद्धि संधि का उदाहरण है, पुत्र धन ऐषणा, ठीक है। ये हमारा क्या है, वृद्धि संधि का उदाहरण है, पुत्र धन ऐषणा, ठीक है। जब भी त्र के अंदर अ है,
जब अ और ए मिलती हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि ए आई बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा रूल है, तो ये क्या है, हमारा वृद्धि संधि है, ठीक है। किस क्रमांक में कादम्बरी और कादिम्बनी का सब युग्म का क्रमशः संबंध का अर्थ सही पूछा गया है। तो इन दोनों शब्दों को उठाना, कादम्बरी का अर्थ हमें अच्छे से पता है, इसका अर्थ शराब होता है, ठीक है। कादम्बरी का संस्कृत के जो श्लोक होते हैं उनके अंदर होता है। तो कादम्बरी का अर्थ होता है शराब, और कादिम्बनी का अर्थ होता है घटा या फिर बादलों की पंक्ति को भी कादिम्बनी बोला जाता है। किसको बोला जाता है, जो बादल होते हैं इनकी पंक्ति को भी क्या बोला जाता है, तो कादिम्बनी बोला जाता है। पहला ही शब्द हमारा क्या है यहाँ पर, राइट आंसर है। तो समय जरूर लग रहा है, पर मैं आपको चारों ऑप्शन अच्छे से करवा रही हूँ ताकि आपके अब वाले एग्जाम में ना आ जाए, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है, धनुष का पर्यायवाची। और मैंने जब आपको क्लास करवाई थी तो अच्छे से समझाया था कि EMR के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था, हमने लिखे हैं ये। तो आपको धनुष के सभी पर्यायवाची आने चाहिए, तालाब के, धनुष के, और हिरन के, हाथी के, घोड़ा के, कुत्ते के, और यमुना के, सरस्वती के, जो मैंने आपको बताए हैं ये तो आपको 100% आने चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हमारा चाप बिल्कुल धनुष का पर्यायवाची है, कारमुख धनुष का पर्यायवाची है, सरासन धनुष का पर्यायवाची है, सर का अर्थ होता है बाण, ठीक है। सर का अर्थ होता है बाण, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि मुझे सर एकदम से याद आ गया था पेपर के अंदर। और आसन का अर्थ होता है, तो इसका रखने का स्थान, बाण रखने का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं आसन, ठीक है। जो इसका जो शब्द है सरधन आसन से बना है। कासार यहाँ पर गलत दिया हुआ है, पर्यायवाची नहीं है पूछा है। तो कासार का अर्थ तालाब होता है, कासार का अर्थ क्या होता है, तालाब होता है। तालाब के भी सभी पर्यायवाची आपको आने चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ। जो पहले तो आपको मैं सभी धनुष के बता देती हूँ। चाप यहाँ पर दिया है, कारमुख यहाँ पर दिया है, ये तो आपने याद करनी है। सरासन आपने याद करना है। कोदंड भी इसको बोल देते हैं, धनुष को क्या बोलते हैं, कोदंड बोल देते हैं। और क्या बोलते हैं, गांडीव बोल देते हैं। और गांडीव किसके धनुष का नाम था, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। गांडीव बोल देते हैं। और एक और बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जो शिव का धनुष के लिए फेमस है, पिनाक, हाँ पिनाक बोल देते हैं, ठीक है। पिनाक भी धनुष को बोल देते हैं। और सर यहाँ पर हो गया, सर भी सर हो गया, तीर हो गया, ठीक है, बाण हो गया, ठीक है। और कोदंड मैंने आपको लिख दिया, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, ये क्या है, तीर के पर्यायवाची हैं, इनको अच्छे से आप याद कर लेना। सरोवर के भी आपको, तालाब के भी आपको सभी याद रखने हैं। सर बोल देते हैं, ठीक है, सरसी बोल देते हैं, ठीक है। और ताल बोल देते हैं, ठीक है। सरोवर तो इसके लिए बहुत ही फेमस है, सरोवर हो गया, ठीक है। और पद्माकर हो गया, बिल्कुल अलग सा है पद्माकर, ठीक है। पद्म का अर्थ होता है कमल, कमल मतलब जो कलम का जन्म का स्थान, जहाँ पर कलम जो फूल है उसका जन्म स्थान क्या है, तालाब है, पद्माकर बोल देते हैं। ताल हो गया, सरोवर हो गया, सर हो गया, सरसी हो गया, ताल हो गया, ठीक है। और पोखर हो गया, ठीक है, पोखर हो गया, ठीक है। ये सभी आपने क्या है, याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, विशेषण के संबंध में कौन सा कथन असंगत है, ठीक है। विशेषण आपने अच्छे से करके जाना है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्यापित मर्यादित होती हो उसे विशेषण कहते हैं। और ये मार्क्स के अंदर पूछा गया, क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया था, ठीक है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्यापित मर्यादित होती है उसे क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, बिल्कुल सही है। भला, दानी, दुष्ट, उक्त शब्द गुणवाचक विशेषण है, बिल्कुल सही है। भला हो गया, दानी हो गया, गुण बता रहे हैं, भला व्यक्ति, दानी आदमी, ठीक है, दुष्ट व्यक्ति, तो ये सभी क्या बता रहे हैं, तो ये सभी आपको, सॉरी डिस्टर्ब के लिए, ठीक है। तो ये सभी आपको क्या बता रहे हैं, तो ये शब्द हमें क्या बता रहे हैं, भला व्यक्ति हो गया, दानी व्यक्ति हो गया, दुष्ट व्यक्ति हो गया, दुष्ट औरत हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो ये हमें गुण बता रहे हैं, उस व्यक्ति के क्या बता रहे हैं, हमें गुण बता रहे हैं। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं, संख्यावाचक विशेषण के बिल्कुल सही उदाहरण, बिल्कुल प्रॉपर संख्या बता रखा है। और संख्या में भी निश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि निश्चित संख्या दी हुई है हमें, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही। संकेत विशेषण में किसी वस्तु का नापतोल के लिए परिणामवाचक होता, संकेत नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। और यही कथन हमारा क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन संगत नहीं है, संज्ञा के संबंध में बताया गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, बिल्कुल सही है। देश, त्योहार, नदी उक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, बिल्कुल नहीं। नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण, और मैंने बताया भी था कि इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देश हो गया, त्योहार हो गया, ये सभी क्या है, जातिवाचक के उदाहरण है। तो हमारा यही संगत नहीं है पूछा, तो ऑप्शन बी ही हमारा यहाँ पर सही होगा। पर हम सब दूसरे ऑप्शन को भी देखेंगे। द्रव्यवाचक व समूहवाचक
वाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के भेद है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल याद रखना है आपने। विद्वता पंडित्य उक्त यौगिक भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, बिल्कुल ध्यान रखना है। भाववाचक संज्ञा बनती कैसी है मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है, देख लीजिए। भाववाचक संज्ञा बनती कैसी है, किसी भी शब्द में तब लगा देते हैं तब भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है, ठीक है। किसी भी शब्द में, यहाँ पर थोड़ा अच्छे से समझा देती हूँ, पूरा पेज ही खाली है। किसी शब्द में तब शब्द लग जाए भाववाचक संज्ञा है, किसी शब्द में ता लग जाए भाववाचक संज्ञा बनता है, किसी शब्द में आई लग जाए भाववाचक संज्ञा बन जाता है, किसी शब्द में या लग जाए वो भी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो किसी शब्द में आहट लग जाए वो भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। आहट हो गया, ठीक है, तो वो भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है हमारी, ठीक है। ठीक है, ये सभी क्या है हमारे भाववाचक संज्ञा के लिए मैंने आपको प्रत्यय बता दिए, ठीक है। अब देखो ममतव, ठीक है, तव प्रत्यय लग गया तो ये क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा बन गया, ठीक है। ता लग गया, मित्र, ठीक है, मित्र में ता लग गया, मित्रता, ये भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। और भाव हमें हमारे जो बॉडी के अंदर होते हैं, दिखते नहीं है। अब मित्र दिखता है, हमारे जो अंदर मित्रता है वो कभी दिखाई देती है, इसलिए भाववाचक संज्ञा है ममतव। ममता, ममता कभी दिखाई देती है, जो हमारे अंदर ममता होती है अपने बच्चों के लिए या फिर किसी के लिए भी, क्या वो दिखाई देती है, वो हमारे अंदर का भाव है ममतव, ठीक है। आई हो गया, लिखाई हो गया, ठीक है, लिखाई शब्द है, ये भी क्या है, आई लगने से क्या बन गया, क्रिया लगने से, क्रिया शब्द था और क्रिया में आई लगने से क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा बन गया। या हो गया, ठीक है, या शब्द के लिए हमारे जैसे सौंदर्य हो गया, ठीक है, सुंदर हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको काट कर समझा देती हूँ। या प्रत्यय से देख लीजिए, जैसे सुंदर हो गया, सुंदर, ठीक है, सॉरी, जैसे सुंदर हो गया, ठीक है, सुंदर। जब सुंदर में हम यह प्रत्यय लगाएंगे ना, सुंदर में यह प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, जब यह प्रत्यय लगाएंगे, जब भी यह जुड़ता है ना हमारा, जब इस शब्द में सुंदर में सौंदर्य बनता है, देखो इस शब्द को जोड़ने से क्या बन जाएगा, सौंदर्य बन जाएगा, ठीक है, सौंदर्य शब्द बन जाएगा। और देखो कैसे, जब भी यह हमारा किसी शब्द में जुड़ता है ना, पहला शब्द है जो वो क्या है, दीर्घ बन जाता है, पहला शब्द हमारा आदि शब्द क्या है, बड़ा बन जाता है। तो ये सू से क्या बन गया, सौंदर्य बन गया। उम्मीद करती हूँ आप यहाँ पर अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। समझाने के लिए तो यहाँ पर बहुत एग्जाम्पल पर टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद संज्ञा के संबंध में हम ये अच्छे से कर चुके हैं, इसका आंसर हमारा बी है। उसके बाद सर्वनाम के संबंध में कौन सा युग्म संगत नहीं है, सर्वनाम के बारे में मैंने आज व्याकरण पढ़ा, पुरुषवाचक सर्वनाम क्यों है, मैंने शब्द आया है, कमरे में कोई हंस रहा है, कोई क्या है यहाँ पर सर्वनाम है, और कोई अनिश्चित के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। इसने मेरी जिंदगी बचाई, इसी ने, यहाँ पर प्रश्नवाचक उदाहरण का कोई एग्जाम्पल ही नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। वह स्वयं, स्वयं क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, ये भी ठीक है, तो राइट आंसर हमारा सी होगा, क्योंकि इसमें कोई प्रश्न नहीं किया गया है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय है, इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा और ध्यान से समझिए, यदि आप यहाँ तक क्लास देखते देखते आ गए हैं तो। निम्न में से कौन सा शब्द अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय है, नहीं है पूछा है, नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल पे आप सीधे सीधा वो करोगे, सर्कल लगा लेना। अब यहाँ पर नहीं है पूछा है, अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कृदंत प्रत्यय क्या होता है, तद्धित प्रत्यय क्या होता है, कृत प्रत्यय क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो तद्धित प्रत्यय मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। तद्धित प्रत्यय वो होता है जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से बनता है, उसे कहते हैं तद्धित प्रत्यय। और उसके बाद कृत प्रत्यय क्या होता है, जो धातु, जो क्रिया होती है, क्रिया या धातु में जुड़ने से जो शब्द बनते हैं उन्हें कहते हैं कृदंत प्रत्यय, ठीक है। और तद्धित प्रत्यय में भी यहाँ पर पूछा गया अप्रत्ययवाचक, अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय क्या होता है, अप्रत्ययवाचक का अर्थ होता है संतान, संस्कृत में क्या अर्थ होता है, संतान होता है, ठीक है, क्या अर्थ होता है, संतान होता है। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे समझ गए होंगे। संस्कृत में अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, संतान होता है, ठीक है, संतति बोल देते हैं, संतान होता है, संतान के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। वेतन्य, वेतन्य वनीता धन एय से बना है, वनीता क्या है, वेतन्य किसको बोला जाता है, गरुड़ पक्षी को बोला जाता है, और गरुड़ की माँ का नाम क्या है, वनीता है। और वेतन्य किसके लिए प्रयोग हुआ है, गरुड़ के लिए हुआ है। तो गरुड़ वनीता की संतान वेतन्य, वेतन्य क्या, गरुड़, तो संतान शब्द के लिए प्रयोग हुआ है वेतन्य। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे, नहीं समझ गए तो कमेंट करके बता देना, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। कौरव, कौरव में जो इसके कौरव के अंदर प्रमुख शब्द क्या है, मुख्य शब्द क्या है, कुरु है। और कुरु में क्या जुड़ा है, कुरु धन अ से बना है। जब उ और आ मिलते हैं तो वह बनते हैं, मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ। तो कुरु की संतान कौरव, ये भी संतान के लिए प्रयोग किया गया है। उसके बाद है वासुदेव,
जो वसुदेव है, ठीक है, जो वसुदेव है उनकी संतान कृष्ण, कृष्ण उनकी संतान थी, तो कृष्ण को क्या बोल जाता है, वासुदेव बोला जाता है। तो ये भी संतान शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। आ गया वेधन्य, वेधन्य विधवा शब्द से बना है, विधवा, ठीक है, और विधवा किसी संतान के लिए प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है, जिस स्त्री का पति मर जाता है उसको विधवा बोला जाता है। और वेदन्य यहाँ पर क्या एक भाव है, ठीक है, इसलिए ये अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है, बिल्कुल हटके क्वेश्चन था, बिल्कुल अलग क्वेश्चन था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको 14 क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। संतान के लिए प्रयोग होता है अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो उपसर्ग की दृष्टि से किस विकल्प का शब्द युग्म असंगत है, उपसर्ग से पूछा गया। यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर आएगा निर आएगा, ठीक है, निर आएगा, ठीक है, निरु नहीं है, निर है यहाँ पर, ठीक है। और निराकरण में और निरापराध में दोनों में निर उपसर्ग है, ठीक है। यदि आप शब्द को तोड़ के देखेंगे तो यहाँ पर निर निकल गया, ठीक है, और आकरण आ गया, ठीक है, आकरण आ गया, ठीक है। यहाँ पर टाइम लग जाएगा यदि मैं तोड़ तोड़ के ज्यादा बताऊंगी तो। निरपराध, निर शब्द निकल जाएगा आधा निर, और बचा क्या, अपराध, निर्धन अपराध आ जाएगा दूसरे में, ये भी बिल्कुल सही है, हमारा निर उपसर्ग है। अनुदित बिल्कुल सही है, अनुधन उदित है, ठीक है, ये बड़ा ऊ लगा है ना, यहाँ पर बड़ा ऊ है ना, ठीक है, एक ऊ यहाँ पर आ गया और फिर बच गया एक ऊ बच गया, अनुदित, दो ऊ है ना यहाँ पर, इसलिए ऊ और ऊ मिलने से बड़ा ऊ आया है, यदि आप शब्द संरचना समझते हैं तो, ठीक है। तो उदित शब्द निकल गया, ठीक है, इसमें अनुपसर्ग है। ये तो हमारा यण संधि का फेमस एग्जाम्पल है, अनुधन इक्षण है, ठीक है, यहाँ पर भी अनुपसर्ग है। तो किसमें नहीं है पूछा है तो इसमें नहीं है, सीधा सीधा हमें दिख रहा है। पर धन अर्थ है इसका, पर धन अर्थ इसका क्या है, शब्द विच्छेद करेंगे तो पर धन अर्थ आएगा, इसमें परा उपसर्ग नहीं है, पर उपसर्ग है, ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या है, असंगत दिया है। यदि सु निकाल दे दूर है, सु निकाल दे कृत है, इन दोनों में क्या है, सु उपसर्ग है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। क्रिया की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए, ठीक है, असंगत ढूंढना है, सर्कल लगाइए, यही आपने एग्जाम के अंदर करना है और यही मैं आपसे उम्मीद करूंगी, ठीक है। तो आप ये मत कहना कि हमसे गलती हो गई, ठीक है, मैं आपका एग्जाम का बहुत अच्छे से वेट करूंगी, ठीक है। तो रमेश पत्र लिखता है, बिल्कुल प्रेरणार्थक, लिखवाता है, मैंने आपको जब क्रिया करवाई तो वहां पर अच्छे से समझा दिया था कि कोई किसी से कार्य करवाए तो वहां पर क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ठीक है। बालक छत पर खड़ा है, यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, मैं आपको ये भी बता रही हूँ क्यों अकर्मक क्रिया है, देख लीजिए कहीं यहाँ पर सकर्मक क्रिया ना कर दें, ठीक है। छत, छत यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, ठीक है, छत यहाँ पर स्थान है, छत यहाँ पर उनका क्या स्थान है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ठीक है, कहीं आप आकाश देखकर उसका कर्म कर दो, पक्षी आकाश में ही उड़ेंगे, आकाश उनका क्या है, स्थान दिया गया है, ठीक है। बालक छत पर खड़ा है, कहीं आप कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर क्या करते हैं, ट्रिक से देख के जाएंगे और क्या सोचेंगे बीच में कोई शब्द आना चाहिए, ठीक है, तो उससे क्या हो गया, हमारी आकर्षात्मक क्रिया हो गई, ठीक है। बालक छत पर खड़ा है, कौन खड़ा है, बालक खड़ा है, खड़े होने क्रिया का प्रभाव बालक पर पड़ रहा है, तो सीधा सीधा आकर्मक क्रिया है, छत वगैरह, छत उसका स्थान बताया गया है, ना कि उसका कर्म बताया गया है। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। बालक को हिंदी, बालक अध्यापक बालक को हिंदी पढ़ा रहा है, यहाँ पर दो कर्म आए हुए हैं, पहले बालक कर्म है, बालक किसको पढ़ा रहा है, बालक को पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है, यहाँ पर सीधे सीधे दो कर्म हमें वाक्य के अंदर दिख रहे हैं। परिणीता जोर जोर से हंस रही है, सकर्मक क्रिया है, हंसने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो जोर जोर हंस रही है, जोर जोर से हंस रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्या है, सकर्मक क्रिया है, ठीक है। असंगत विकल्प क्या है यहाँ पर, तो यही तो हमारा, सॉरी 1 मिनट, हाँ ये देखो, ये हमारा बिल्कुल अकर्मक क्रिया है, मैंने आपको यही बताया है ना कि बालक छत पर खड़ा है तो इसके अंदर कोई कर्म नहीं है, हमारी अकर्मक क्रिया है। अध्यापक, इसके अंदर दो कर्म है, जोर जोर से हंस रही है, हंसने का, कौन हंस रही है, परिणीता हंस रही है, यहाँ पर सकर्मक क्रिया नहीं होगी, यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है, क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जोर जोर से हंसे, कैसे भी हंसे, हंसने का प्रभाव तो प्रणीता करनी है ना, हंसना यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, ठीक है। हंस रही है, कौन हंस रही है, प्रणीता ही तो हंस रही है, हंसने का प्रभाव प्रणीता पर ही तो पड़ रहा है, तो यहाँ पर हमारी अकर्मक क्रिया थी। उम्मीद करती हूँ आप चारों विकल्प से सभी चारों क्रियाओं के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन क्या है, हमारा क वर्ग के अंदर आता है। सबसे पहले तो कंठ है, तो चारों में कंठ दिया, यहाँ से हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, दूसरे ऑप्शन पे चलेंगे। फिर
पूछा गया है जो प्राण के आधार पर घोष कंपन के आधार पर बताना है। प्राण तो वायु के आधार पर होता है ना, महाप्राण अलप प्राण। तो हमें जो गले में कंपन के आधार पर अघोष और सघोष ढूंढना है। तो ग हमारा तीसरा वर्ण है, तीसरे वर्ण हमेशा क्या होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक है, तो सघोष बिल्कुल सही है। यहाँ पर अघोष नहीं आएगा। अघोष हमारे पहले 2 वर्ण होते हैं, क और ख हमारे क्या हैं, अघोष हैं, और पीछे के 3 सघोष होते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया है ग महाप्राण, बिल्कुल भी नहीं, ग हमारा महाप्राण नहीं होगा। पहला और चौथा वर्ण हमेशा हमारा क्या होता है, महाप्राण होता है। और ग हमारा क्या है, तीसरा वर्ण है। तो ये हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। दोबारा बता देती हूँ, ग हमारा क्या है, कंठ के अंदर आता है। सबसे पहले कंठ होगा, बिल्कुल ठीक है। सघोष होगा, क्यों होगा सघोष, तीसरा, चौथा और 5वां हमारे सघोष वर्ण होते हैं, आगे के 2 अघोष होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा अलप प्राण, तीसरा शब्द हमारा अलप प्राण होता है। ठीक है, क्योंकि दूसरा और चौथा हमारा महाप्राण होता है। तो बचे कौन से, पहला, तीसरा और 5वां, ये हमारे अलप प्राण होते हैं। ठीक है, तो हमारा ग कौन सा वर्ण है, ये हमारा तीसरा वर्ण है, तो अलप प्राण है। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। साधवाचरण, ठीक है, यण संधि मैंने आपको हर क्लास में बताया है कि यण संधि को आप अच्छे से करके जाना। ठीक है, क्योंकि यण संधि से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सीधा सीधा मैं आपको समय नहीं लगाऊंगी, बहुत बार करवा चुकी हूँ। वह शब्द देखो किससे मिलकर बना है, साधु और अ। देखो जब भी ऊ के साथ कोई अलग वर्ण आएगा, ऊ के साथ कोई अलग स्वर आएगा और वो भी भिन्न स्वर होगा, आ गया। ठीक है, जब भी ऊ और आ मिलेंगे तो वाह बन जाएगा। और वाह देखो किस शब्द में, वाह इसमें है। ठीक है, यहाँ पर ऊ नहीं है इसलिए गलत है। और आधा वर्ण तो कभी नहीं आता, ये भी गलत है। इसमें ऊ नहीं है, ये भी गलत है। और बड़ा ऊ है, ये भी गलत है, क्योंकि इसके अंदर क्या आएगा, छोटा ऊ की मात्रा आएगी और आचरण आएगा। जब दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, ऊ और आ का व बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, साधवाचरण। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पर वचन की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, वचन की दृष्टि से आपको बता दूं, यहाँ पर दर्शन नहीं होगा, प्राण नहीं होगा, हताक्षर नहीं होगा, तीनों क्या है, बहुवचन है। ठीक है, तो नारियों की यहाँ मात्रा गलत दी गई हुई है। नारियों का हमेशा क्या बनेगा, जब भी यहाँ पर क्या बनाया गया, वचन बनाया तो नारियां बनेगा, मात्रा गलत दी हुई है। तो हमारा फिर भी संगत यही है, क्योंकि ये उल्टा दिया हुआ है, सही दिया हुआ है। तो प्राण, दर्शन, प्राण और हताक्षर हमेशा बहुवचन होते हैं। और बहुवचन हम कैसे बनाते हैं, बहुवचन हम वाक्य बना के देख लेते हैं तो वहां से निकल आते हैं। जैसे मैंने भगवान श्री राम के दर्शन किए, किए तो क्या है, बहुवचन है। जैसे उसके प्राण निकल गए, उसके माता या पिता के प्राण निकल गए, गए तो क्या है, बहुवचन है। हताक्षर, मैंने न्यूज़पेपर या पेपर के ऊपर हताक्षर कर दिए, दिए क्या है, बहुवचन है। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसके अब तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, सीधा सीधा याद रखना, प्राण, दर्शन, हताक्षर बहुवचन होते हैं। आपको यह आपका महात्म्य है, इसकी पहले सुवर्तनी देख लीजिए, पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। वाक्य में प्रस्तुत महात्म्य शब्द में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, महात्म्य अभी अभी आपको भाववाचक संज्ञा में करवा के आई हूं। महात्मा में क्या लगा है, य लगा है, और जब य लगता है तो पहला वर्ण दीर्घ हो जाता है। तो ये सीधा सीधा भाववाचक संज्ञा है। मैं समय नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको पीछे समझा चुकी हूँ। जानवी किसका पर्यायवाची है, मैंने अभी आपको बताया था, गंगा के, यमुना के, सबके पर्यायवाची करने, नदी के करना है, सूरज के करने हैं। ठीक है, तो जानवी किसका है, गंगा का। और यहाँ पर गंगा का दूसरा पर्यायवाची क्या है, मदाकिनी। ठीक है, यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद है विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रस्त का मुक्त बिल्कुल विलोम है, व्यष्टि का समष्टि बिल्कुल सही है, आविर्भाव का तिरोभूत है, अर्वाचीन का प्राचीन है। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर आप बताना। मुझे लगता है कि तिरोभूत की जगह तिरोभाव होना चाहिए था। ठीक है, तिरोभाव। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताना। उसके बाद है गिरीश शब्द का कौन सी संधि है, गिरीश शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, गिरिधन शब्द को तोड़कर देख लीजिए, गिरिधन ईस, गिरिधन ईस। जब ई और ई मिलते हैं, यहाँ पर छोटी ई है और यहाँ पर बड़ी ई है। ठीक है, और संधि आपने यदि ट्रिक से की है तो वेल इन गुड, बट मैं ट्रिक वाली संधि से ना कभी पढ़ाऊंगी और ना मैं उसको समझती कि आपको संधि आती है। जब से आप मैथ की तरह संधि को नहीं करोगे, रूल से नहीं पढ़ोगे, तो संधि में थोड़ी आपको कंफ्यूजन होगी। ठीक है, तो ई धन ई,
जब दोनों ई मिल गई तो क्या शब्द निकल के आया, बड़ी ई आया। और बड़ी ई किस में होती है, हमारी दीर्घ संधि में होती है, ठीक है। जब दो सेम वर्ड मिलते हैं तो किस में होते हैं, चाहे हमारा ऊ धन ऊ मिले, ई धन ई मिले, आ धन आ मिले, ठीक है, तो हमारे वो दीर्घ संधि में आते हैं। जिज्ञासा का स्टीक पूछा है, बिल्कुल स्टीक है, ठीक है, क्योंकि इच्छा भी जिज्ञासा के अंदर आता है, वांछा भी जिज्ञासा के अंदर आता है, तो हमारा मेरे अकॉर्डिंग ज्ञानिप्सा यहाँ पर सही अर्थ हो जाना चाहिए, ठीक है, या फिर वांछा हो जाना चाहिए, क्योंकि एस सेट में इसका आंसर शायद ज्ञानिप्सा माना है, ठीक है। तो आप इसका आंसर मुझे राइट, अच्छा जो राइट हो वो क्लिक करके बताना, ज्ञानिप्सा इसका राइट आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग। किस विकल्प में परिणामवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, परिणाम देखते ही कितना शब्द ढूंढ लेना आप, जहां पर भी कितना हो, नाप तोल हो, वहां परिणामवाचक विशेषण का प्रयोग होता है। कहीं पर अनिश्चितवाचक परिणामवाचक भी मिलेगा, जहां पर आपको उसकी तुलना का प्रॉपर ज्ञान ना हो, प्रॉपर समझ में ना आए कि कितना है ये, कितना किलो है, तो अपरिणामवाचक विशेषण कर देना, ठीक है। तो प्रणव ने 5 किलो दूध पिया, दूध को तो आप अच्छे से जानते हैं कि तोला ही जाता है, नाप तोल के दूध लेते हैं हम, ठीक है, किलो के कितने किलो है ऐसे लेते हैं ना माप तोल के। तो 5 केले खा गया, यहाँ पर कोई परिणामवाचक नहीं है। प्रणव 5वीं कक्षा में पढ़ता है, बिल्कुल भी नहीं है। प्रणव के साथ कुछ बच्चे खेल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। तो दूध नाप तोल की हमारे जो चीज है, ठीक है, वस्तु है, तो क्या है, यहीं पर हमारा परिणामवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है, सामने जो बाजार में घर दिखाई दे रहा है वह मेरा घर है, किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग, कौन सा वह मेरा है वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग पूछा गया है। तो सीधा सीधा सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है संकेत कर रहा है कि सामने वो मेरा घर है, ठीक है, सामने वो मेरा घर है। जैसे यहाँ पर मेरी बुक रखी हुई है, तो पुस्तक के ऊपर मेरी बुक रखी हुई है, तो मैं आपको सीधा सीधा संकेत दे रही हूँ कि यह मेरी बुक है, यह वह मेरा घर है, वह मेरी मोटरसाइकिल है, वह मेरा कार है, वह मेरी कार है। तो सीधा सीधा आपको जहां पर संकेत मिले, चाहे वाक्य को कितना बड़ा चढ़ा के बना दिया जाए, तो वहां पर आप निश्चितवाचक सर्वनाम करके आओगे, ठीक है। यहाँ पर अनिश्चित कोई का तो कोई यहाँ पर कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है। तो निज में स्वयं के लिए शब्द प्रयोग किए होते हैं, जैसे मैं स्वयं अपना कार्य अपने आप कर लूंगा, ठीक है, मैं अपना खाना अपने आप खा लूंगी। पुरुषवाचक में मैं होता है, ठीक है, अपने लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा निश्चितवाचक है, जब भी आपको बड़ा सा घर, मेज, वस्तु, बुक, यह मेरी किताब है, तो ऐसे शब्द मिले तो आप निश्चितवाचक सर्वनाम कर दोगे। किस विकल्प में भाववाचक तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको भाववाचक तदित प्रत्यय देख लीजिए किस में है। तदित प्रत्यय क्या होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में लगते हैं वो तदित प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यह मैंने अभी अभी आपको करवाया है, यह शब्द क्या है, भाववाचक शब्दों में जुड़ता है, और पहला शब्द क्या हो जाता है, हमारा दीर्घ हो जाता है। यहाँ पर सूजन के अंदर, सूजन शब्द के अंदर या लगा हुआ है, और या शब्द जुड़ने से इसका क्या सौजन्य बन जाएगा, सी नहीं आएगा, यहाँ पर सौजन्य बन जाएगा, सौजन्य। दोबारा लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा फ़ोन दूर है मुझसे और कैमरा भी रखना पड़ता है और फ़ोन के ऊपर लिखना भी पड़ता है, तो यहाँ पर वर्तनी की गलती हो सकती है, यहाँ पर सौजन्य आएगा, ठीक है। क्यों आया है, यह प्रत्यय जुड़ा है, और यह प्रत्यय जुड़ने से पहला शब्द हमारा दीर्घ बन जाता है। असल में ये शब्द सूजन है, सूजन के अंदर यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है, हमारा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। और उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, सरसिज में कौन सा समास है। सरसिज के अंदर हमारा अलुक तत्पुरुष समास है। अलुक तत्पुरुष समास को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, बिल्कुल अलग समास है। और अलुक तत्पुरुष समास क्या होता है ये देख लीजिए, यदि आप यहाँ तक क्लास देखते हुए आ गए हैं तो अच्छे से समझ लीजिए। अलुक मतलब जिसमें जिस शब्द की जो लुप्त ना हो, अलुक मतलब जो लुप्त ना हो, शब्द के अंदर जो विभक्ति दी हुई है वो लुप्त ना हो, वो अलुक तत्पुरुष समास होता है। जीवन भर के लिए गांठ बांध लीजिए, जो शब्द दिया हुआ है इसके अंदर जो सी के ऊपर विभक्ति है ये लोप नहीं हुई, इसलिए यह अलुक तत्पुरुष समास है। इससे सरल भाषा में आपको नहीं समझा सकती मैं। सर का अर्थ हो, सरसिज का अर्थ होता है, सरसी का अर्थ होता है तालाब, और जा से होता है जन्म लेना, जो तालाब के अंदर जन्म लेता है, ठीक है। तो कौन सा समास है यहाँ पर, सरसी, यहाँ पर विभक्ति का बिल्कुल भी लोप नहीं हुआ, तो ये क्या है, अलुक तत्पुरुष समास है। जहां पर शब्द के अंदर भक्ति का बिल्कुल भी विलुप्त ना हो, तो वहां पर क्या होता है, हमारा क्या होता है, अलुक तत्पुरुष समास होता है। मैं आपको और भी 10-12 एग्जाम्पल के साथ समझा सकती थी, पर क्या है अब टाइम नहीं है, तो क्लास लंबी होती जा रही है, क्योंकि मैं ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखो यहाँ पर अनु धन इतर हुआ है यहाँ पर, ठीक है।
तो अनुपम, अनुधन उपम, अनुधन उधार, अनधन उधार, अनधन सॉरी अनधन इतर हुआ है, ठीक है। अनधन उपम हुआ है, अनधन उद्धार हुआ है। अनधन उगम नहीं है, उगम कोई शब्द नहीं होता। यदि हम यहाँ से अन निकाल दें, ठीक है, और उगम कर दें उगमन, उगमन कोई शब्द नहीं होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, सीधा सीधा अनुपसर्ग है, ठीक है, अनुपसर्ग है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, सही शब्द है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप, यहीं पर हमारा क्या है, ये अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, इसके अंदर अनु है, अनुगमन, गमन सब एक सार्थक शब्द यहाँ पर निकल रहा है। उसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो विसर्ग ध्वनि का प्रयोग किन शब्दों में होता है? तत्सम शब्दों में होता है हमेशा विसर्ग शब्दों का प्रयोग। जो संस्कृत के शब्द हिंदी में जो के तो लिए जाते हैं, उनमें विसर्ग शब्दों का प्रयोग होता है, क्योंकि जो संस्कृत शब्द है उनमें ज़्यादातर लास्ट में शब्द के अंदर विसर्ग होता है। और तत्सम शब्द क्या होते हैं, संस्कृत के वही शब्द होते हैं जो हिंदी में जो के तो अपना लिए गए हैं, जैसे अग्नि हो गया, सूर्य हो गया, ठीक है। ये शब्द क्या है, संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में जो के तो अपना लिए। और विसर्ग ध्वनि का प्रयोग किन शब्दों में होता है? तो तत्सम शब्दों में होता है। और ये हमारे 2022 और ये हमारे 2022 और 2023 के HTET TGT में आए हुए एक एक क्वेश्चन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आपको अच्छा लगा, समझाया हुआ, पसंद आया हुआ तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाना। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।